तो यहाँ पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एग्जिट पोल के जो रुझान है एक बार फिर मोदी सरकार बनने का इशारा कर रहे हैं और बीजेपी ने जश्न की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी सरकार 3.0 के आने वाले 100 दिनों के लिए बैठकें कर रोड मैप बना रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में ये साफ दिखा कि पीएम की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन इसके अलावा सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में बीजेपी के मजबूत संगठन की बड़ी भूमिका रही। जाति के मुद्दे पर विपक्ष का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री जाति की नई परिभाषा गढ़ते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि देश में महिला, गरीब, किसान और युवा सबसे बड़ी जातियां हैं और इन 4 जातियों के उत्थान से ही भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। तो नतीजों से पहले एनडीटीवी पर हमने ये समझने की कोशिश की कि ये 4 जातियां यानी महिलाएं, किसान, गरीब और युवाओं के इस चुनाव में मुद्दे क्या रहे और आने वाली सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। तो महिलाओं के मन की बात की अगर हम बात करें, यहां पर मोदी की 4 जातियों में सबसे अहम स्थान है नारी का। चुनाव में सभी पार्टियों ने महिला वोटरों पर खास फोकस रखा। सबके पिटारे में महिलाओं को लुभाने के लिए कुछ खास नजर आया। आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी ने चुनाव के नतीजों से पहले महिलाओं से बात की है। ये समझने की कोशिश की है कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन्होंने महिलाओं को प्रभावित किया। लोकसभा चुनाव के नतीजे जल्द ही हमारे सामने होंगे, लेकिन इसके पहले जब भी चुनाव प्रचार में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा तो उन्होंने 4 जातियों का जिक्र किया। वो 4 जातियां शायद किसी समाज से जुड़ी हुई नहीं होंगी, लेकिन समाज के तबके ज़रूर थे। वो थे महिलाएं, वो थे गरीब, वो थे युवा, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 4 जातियों का जिक्र किया, उन 4 जातियों में से एक सबसे महत्वपूर्ण हमारे साथ है महिलाएं। यहाँ पर कई महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, योगा जो है वो कर रही हैं, और उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो है सरकार ने पिछले कामकाज किए हैं, कितना वो संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री के काम से, सरकार के कामकाज से। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये योगा सेंटर आप संचालित करती हैं, कई महिलाएं आपके पास आती हैं। हमने देखा कि 10 साल तक एक सरकार रही, प्रधानमंत्री मोदी रहे। कितनी उम्मीदें क्या पूरी हुई हैं, किस तरह से क्या आप संतुष्ट हैं? सबसे पहले मोदी जी को मेरा प्रणाम। मोदी जी को मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, एक पिता के रूप में, एक देश के नागरिक के रूप में, और हमारे प्रधानमंत्री जी के रूप में मैं उनका बहुत बहुत आभार करती हूँ। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले, जैसे कि मैं अपनी योगा क्लास संचालित करती हूँ, उनने योग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। उन्होंने बताया है कि योग हम लोगों का जीवन स्तंभ है। योग से आपको मानसिक शांति मिलती है, आपको शारीरिक शांति मिलती है, शारीरिक स्टेमिना आपकी बढ़ती है। योग को उन्हें एक अलग मुकाम तक पहुंचाया है। इसके बाद मोदी जी का मैं आभार इसलिए और व्यक्त करती हूं कि उनने महिलाओं के सम्मान में काफ़ी कार्य किया है। उनने लोकसभा में जो 33% का जो महिलाओं को आरक्षण दिया है, उससे हम महिलाओं का गौरव और ज़्यादा बढ़ गया है, हम लोगों का सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया है। जो ये महिला थी, उन्होंने कहा कि सम्मान ज़रूरी है, जो कि प्रधानमंत्री ने उनको दिलवाया। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम, किस तरह से जो है आपने हालात बदलते हुए देखा, क्या चीज़ें आपको लगा कि बहुत अच्छा काम किया है और नारी शक्ति के लिए भी बहुत किया है, और हम चाहेंगे आगे मोदी जी आएँ। अच्छा, आप किस तरीके से देखती हैं, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ। मोदी जी के बारे में अभी तक अच्छा सुना भी है और अच्छा काम भी करते हैं। आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं मोदी जी अच्छा काम ही करें। आपसे मैम मैं जानना चाहूँगी, किस तरह से आपने बदलाव देखे हैं, कितना संतुष्ट हैं, और क्या चीज़ें पिछली सरकारों में आपको अच्छी लगी जो शायद आने वाले समय में भी हो?
सबसे पहले तो मुझे राम मंदिर जो निर्माण हुआ है वो बहुत सही लगा, और इसके अलावा 3 तलाक जो उन्होंने बंद करवाया वो भी अच्छा लगा। तो काफ़ी प्रोग्रेस हुई है उनके आने से, और मैं आगे भी चाहूँगी कि वो हमेशा वही आते रहें। क्या चीज़ें अच्छी लगी प्रधानमंत्री मोदी ने जो महिलाओं के लिए की, और आने वाले समय में क्या उम्मीदें आपको हैं? मोदी जी ने जो है वो उज्ज्वला योजना शुरू की, जिसमें महिलाएं जो चूल्हे पे खाना बनाती थी धुएं में, उससे उनको राहत मिली है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उन्होंने शौचालय की व्यवस्था की, जो वो एक बड़ी योजना है और कोई सरकारें कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए ना। मोदी जी में इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। कितनी उम्मीदें आपको थी पिछली सरकारों से, क्या वो पूरी हुई है? आने वाले समय में किस तरह की है? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया आने वाले समय में, और आगे करते रहें महिलाओं के लिए। महिलाएं संतुष्ट हैं उनके काम से? हाँ, महिलाएं संतुष्ट हैं। महिलाएं संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री के काम से? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। कुछ भी हो, मोदी जी ने हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा किया है। इसके पहले कोई सरकार इतना नहीं की है जितना मोदी जी ने किया, इसलिए आगे भी मैं मोदी जी को ही चाहूँगी। अच्छा, क्या आपके लिए हुआ है? क्या आप चेंजेस देखी पिछले सरकारों में और मौजूदा जो सरकार है? इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी थी लेडीज़ों के लिए, हम लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तो हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमें कोई किसी तरह, हमारे घर में भी हेडक नहीं है, हमें खुद को भी नहीं है। आप कितना संतुष्ट हैं? कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की आपको सही लगी बतौर महिला, और किस तरह से घर जो है इसमें बदला, किस तरह से बदलाव आए? मैं भी इसी बात को लेके बहुत खुश हूँ कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। हम 12 बजे रात में भी कहीं से भी आ जाएं तो अभी हमें डर नहीं है मोदी जी के राज में। और बीजेपी के राज में यही चीज़, डरते हैं लेडी से बाहर निकलने में। और छोटी छोटी बच्चियों के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए बहुत सारी योजना है जो गरीब परिवार नहीं कर सकता है। इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ। ये कहीं ना कहीं एक जो है उत्साह तो महिलाओं में है ही, और महिलाओं का ये भी मानना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार रही तो यहाँ पर जो है महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। कई योजनाओं को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें या फिर जो घर महिलाओं को दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है 4 जातियों के बारे में, उन्हीं को फोकस में रखकर उन्होंने पिछले 10 सालों में काम भी किया है। और शायद अगर ये जो माना जा रहा है, जो एग्जिट पोल्स दिखा भी रहे हैं, अगर दोबारा से एनडीए बीजेपी की सरकार बनती है तो जाहिर तौर पर जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन देश की महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें तो ज़रूर हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो सबको 4 जून यानी कल का इंतजार है। कल पता चलेगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। देश की जनता ने सियासी दलों का भविष्य तय कर दिया है, और करोड़ों की जनता में एक वर्ग ऐसा भी है जो आने वाली सरकार से कई उम्मीदें रखता है। वो वर्ग है लाभार्थी महिलाओं का। हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा ने बात की नोएडा की कुछ महिलाओं से, जिन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार से उनको किन किन योजनाओं का फायदा मिला और वो आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें रखती हैं। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण समाप्त हो चुका है और 4 जून को हमें कौन सी सरकार आ रही है यह भी पता चल जाएगा। ऐसे में पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना, 5 केजी राशन दिया है मोदी सरकार ने लाभार्थियों को, और उसके साथ ही साथ मिशन शक्ति और अन्य कई सारे स्कीम लाए हैं। लेकिन महिलाओं को इनका क्या लाभ हुआ है ये तो हम उन्हीं से जान सकते हैं। तो आज हम मौजूद हैं नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में, और आइए यहाँ की कुछ महिलाओं से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्हें अभी तक क्या क्या लाभ मिला है। क्या क्या सरकार से जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, क्या क्या लाभ हुआ है पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की योजनाओं से? राशन भी मिल रहा है और लैटरिन भी मिल गया, और देखो कि जे किसान के पैसे हैं वे भी आ रहे हैं। अच्छा, ये तो लाभ भाई है। अच्छा, सिलेंडर मिलेगा। सिलेंडर मिला है? हाँ। कब से सिलेंडर मिला आपको? सिलेंडर तो ऐसे भाई हम तो मार्च जानते नहीं है। अच्छा, 4 महीने हो गए। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? मोदी की आएगी। जब मोदी फायदा कर रहा है तो मोदी की सरकार है। फिर भी कुछ तो उम्मीदें होंगी ना सरकार से। हम तो जो कह रहे हैं सरकार के, मोदी की सरकार में तो दिल्ली में ही प्लॉट मिल जाए। हम तो दिल्ली में ही प्लॉट मिल जाए तो हम जरूरी अपने देहात में भजे फिरें। तो क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार मोदी सरकार से?
और हमें तो कोई ना राशन मिल रहा हुआ है और ना जमीन के रुपये आए हमें तो हमारे लौटने के नए आ रहे हैं। हमारे 3 लड़का हैं, तीनों लड़के के नए आए जमीन के पैसा। तो अगर आप कह रही हैं कि आपको कोई लाभ नहीं हुआ है पिछले 10 वर्षों में, तो फिर भी आप चाहती हैं कि मोदी सरकार आए इस बार? बता के नहीं कहना। इस पे आपका क्या कहना है? अब क्या कहना, हमें तो कोई लाभ ना है, सब बता। एक पेंशन बंद गई है हमारी। अपन मकान बन जाए, राशन पानी मिल जाए, हमारे बच्चों को पढ़ी लिखी जाए। तो सरकार की तो योजनाएं हैं राशन देने की, 5 किलो राशन देने की, तो नहीं मिलता आपको? नहीं मिलता। और तो पिछले 10 सालों में कोई भी कुछ भी नहीं मिला है ना। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? ऐसे मोदी की सरकार आएंगे। आप पढ़ाई करती हैं? नहीं। क्यों? भाई पैसे के हमारे पैसे नहीं हैं, गरीब लोग हैं, कहाँ से पढ़ेंगे? आगे पढ़ना चाहते हैं, फ्री के स्कूल है, तब तक तो पढ़ लिया, अब आगे तो पैसे जा रहे हैं, अब आगे कैसे पढ़ेंगे? गरीब लोग कहाँ तक पढ़ा पाएंगे? हमारी मम्मी अकेले कहाँ तक करेगी? पापा हैं वो शराब पीते हैं, वो तो नहीं करा पाएंगे ना अकेले। मोदी सरकार आएगी। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार के आने से बदलाव आएगा, आपको फ्री में पढ़ने को मिलेगा? 10 साल भी तो रही है मोदी सरकार। हाँ लगता तो है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो थोड़ी पूरा पक्का थोड़ी ना पता है। अच्छा, लेकिन आपका चाह है, क्या बनना चाहती हैं आप पढ़ाई करके? अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो क्या बनना चाहती हैं? कुछ ना कुछ बनेंगे ही, अगर पढ़ने को आगे मिलेगा तो। हमने महिलाओं के साथ साथ लड़कियों से भी बात की और सबकी अपनी अपनी उम्मीदें टिकी हुई है आने वाली सरकार से। लड़कियां पढ़ना चाहती है तो वहीं महिलाएं अपने लिए प्लॉट चाहती हैं। तो अब यह होगा कि नहीं, यह तो हमें आने वाली सरकार ही बता सकती है और तभी देखने को मिलेगा जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरा पर्सन शिव कुमार तिवारी के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया। तो प्रधानमंत्री ने जिन 4 जातियों का जिक्र किया, उनके मुद्दे, उनकी अपेक्षाएं समझने की कोशिश हम यहां पर कर रहे हैं और उनमें से एक है युवा, जिनकी देश के निर्माण में बड़ी भूमिका है। पीएम ने अपने कार्यकाल में कई कार्यक्रमों के जरिए युवाओं से, छात्रों से संवाद साधा, खिलाड़ियों से संवाद किया, जिसका एक अलग असर भी देखने को मिला। लेकिन जब वोट डालने गए युवा, तब उनके जहन में क्या था, नई सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं युवा? दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से हमारी सहयोगी मानसी जोशी ने बातचीत की है, वो सुनवाते हैं। इस समय मैं दिल्ली में मौजूद हूं और मेरे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्र मौजूद हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, पहली बार वोट किया है, दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। इन छात्रों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस चुनाव में 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, ये 18वां लोकसभा चुनाव है और जो 18 का वोट है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इनके क्या मुद्दे रहे हैं और ये आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्या खास मुद्दे रहे हैं युवाओं के? आप लोगों को क्या लगता है? जी देखा जाए तो सरकार से तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी रहे और युवाओं के लिए जैसे कि थोड़ा एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए और बाकी तो यही है कि थोड़ा जॉब्स वगैरह को लेके थोड़ी डेवलपमेंट होनी चाहिए, थोड़ा और जॉब एम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा बढ़ना चाहिए कंट्री में। बिकॉज आप देख सकते हैं कि काफ़ी युवा लोग जो है काफ़ी सफ़र करते हैं जॉब्स को लेके। लाइक जॉब्स कम है बट द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और यूपी सबसे बड़ा बिगेस्ट एग्जांपल है इसका। कोई अप्रॉक्स 10 लाख स्टूडेंट इसका एग्ज़ाम देते हैं बट ओनली 1000 ही सीट्स अवेलेबल। तो या उसको लेके थोड़ा सरकार को करना चाहिए। आप क्या अपेक्षा रखेंगे आने वाली सरकार से? हमारी अपेक्षा ये है सरकार से कि जो आजकल के यूथ हैं वो स्किल्ड नहीं हो पा रहे हैं। स्किल्ड इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं IIT बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूशंस में 38% जो बेरोज़गार रह रहे हैं कि आप किस तरीके से स्किल्ड कर रहे हैं कि बच्चे को जॉब नहीं मिल पा रहा। तो हमारी सरकार से ये अपेक्षा है कि एटलीस्ट इतनी स्किल्ड उनको बनाए कि जॉब मिले और हमें भी बनाए कि हमें भी जॉब मिले। अभी जैसे क्लाइमेट को लेकर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है हर जगह, युवा क्या कह रहा है क्लाइमेट को लेकर? हमने दिल्ली में भी देखा, कई जगह तापमान 50 को छू गया, कई जगह ऐसी भी हैं जैसे उत्तराखंड का इलाका है जहाँ पर एक तरफ जंगल धधक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी भी हो रही थी। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे युवाओं की बात हो या किसी और वर्ग की। युवा क्या कहता है क्लाइमेट चेंज को लेकर? देखिए, अगर हम रिसेंट टाइम्स में देखें तो इकोलॉजिकल स्फीयर एक ऐसा स्फीयर है और इकोलॉजिकल लेंस एक ऐसा लेंस है जिससे हमको दुनिया को इस समय देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट भी दुनिया में हैं जो हमको ये बताते हैं कि आगे जाके
जो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इकोलॉजिकल बेनिफिट से ही आएंगे। जब तक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तब तक हमारा फाइनेंसेस भी सफ़र करेगा, इकोनॉमिक्स भी सफ़र करेगा, सोसाइटल वैल्यूज़ भी सफ़र करेंगी। जैसे कि हम दिल्ली में भी देख सकते हैं कि 50 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, बहुत सारे क्षेत्रों में हम इसको कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके लिए सरकार को बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो लानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मोदी सरकार के टेन्योर में भी ग्रीन गैस इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो मैं एनर्जी पे काफ़ी जी ग्रीन एनर्जी में काफ़ी फोकस हुआ है और उसकी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बढ़ी हैं। तो मेरे अनुसार ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी एक सही डायरेक्शन में थी और एक बहुत पॉजिटिव वर्क है जो मेरे ख्याल से बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाई है। आपका क्या कहना है क्लाइमेट को लेकर? क्लाइमेट चेंज को लेके देखिए, ये सिर्फ एक गवर्नमेंट ही इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, इसे प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे अडानी ग्रुप हो गया, उन्होंने ये कहा कि हम 2030 तक 2.3 लाख करोड़ रुपीस खर्च करेंगे इस रिन्यूएबल सेक्टर में। तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है और हमारा इकोलॉजी का जो इम्पैक्ट है, जो इतना ख़राब हो रहा है, वो सही हो सकता है। आप किसी सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए? यहाँ पे जितने हम लोग हैं बेसिकली वो तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और बाकी जितने स्टेट पीसीएस भी देना है वो दे रहे हैं। तो हम लोग तो चाहेंगे कि हाँ यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम को आप थोड़ा सा और उसमें लाएं और ये इनके सीट्स और निकालें, रिजर्व सीट्स जो होते हैं बच्चों के मुकाबले जो बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या मुद्दे रहे हैं इस बार चुनाव में? मेरे प्रमुख मुद्दे यही हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और ये जो महंगाई है ना, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में 18% जीएसटी वगैरह है, जिससे स्टूडेंट्स की फ़ीस वगैरह सीधे 20% बढ़ जाती है। जैसे 2 लाख है तो 50,000, उसमें जीएसटी 2.5 लाख हो गई। तो एक आम घर से आने वाला इंसान बाहर से जो आता है तो इतना जीएसटी दे के इतनी फ़ीस भी कम काफ़ी बार एफर्ट नहीं कर पाता है। तो शिक्षा भी जीएसटी वगैरह भी कम होनी चाहिए। इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव रहा है, इसमें मेन मुद्दे क्या रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, रिच पुअर का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि जो इलेक्शन ईयर था वहाँ पर 2 बड़े पेपर लीक हो रहे हैं। यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, फिर आरओ का पेपर लीक हो गया। एम्प्लॉयमेंट के लिए मतलब स्टूडेंट्स के पास वो नहीं है। और भी बड़े मुद्दे हैं, जैसे फार्मर्स का आप मुद्दा देख लीजिए, एमएसपी देख लीजिए। तो ये थे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ युवा जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि उनके मुद्दे क्या रहे हैं और वो आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। युवाओं का कहना है कि पेपर लीक इनके लिए एक मुद्दा है, साथ ही साथ ये बच्चे जो हैं वो सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये चाहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। पेपर लीक इनके लिए मुद्दा रहा, क्लाइमेट चेंज इनके लिए मुद्दा रहा और सबसे ज़रूरी शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से सरकार और बेहतर काम कर सकती है, ये भी इन युवाओं के लिए मुद्दा रहा है। दिल्ली से अपने सहयोगी एसपी द्विवेदी के साथ मैं मानसी जोशी, एनडीटीवी इंडिया। तो हमने आपको महिलाओं युवाओं के मुद्दे, उनकी अपेक्षाएं दिखाई और अब आपको लिए चलते हैं झारखंड की राजधानी रांची के सुदूर गांव में, जिनकी वहां पर चुनाव का किस तरह का असर रहा। हमारे सहयोगी हरिवंश ने गरीब आदिवासी महिलाओं से जाने उनके सपने, उनकी उम्मीदें। ये बताइए कि पिछले 10 सालों में आपका क्या क्या जो है विकास हुआ है और आगे फिर यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो क्या चाहते हैं कि क्या और बचा हुआ काम पूरा हो? बचा हुआ बहुत कुछ है, नहीं है सो बात नहीं है। जैसे कि मान के चलिए कि बहुत आदमी का आयुष्मान है, किसी का नहीं है, आप किसी का घर मिला है, किसी को नहीं मिला है। अभी तक आप लोग को क्या क्या लाभ मिला है, क्या क्या और चाहते हैं आप लोग? राशन कार्ड मिला है, उज्ज्वला गैस मिला है और 0 बैलेंस वाला खाता खुला है। और चाहते हैं कि अभी थोड़ा महंगाई हो गया है, गैस भराने में थोड़ा दिक्कत होती है, 1000 हो गया है, उसको कुछ कम करके ही मोदी जी करे। हम लोग को घर बैठे कुछ रोजगार महिलाओं को मिल सके और अच्छा शिक्षा बच्चों को कर सके और पढ़ा सके और बच्चों को कुछ रोजगार सरकारी या प्राइवेट जो भी मिल सके। महिलाओं के लिए तो उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि उनकी अपनी पहचान दिलाई है। इससे पहले महिलाओं की कोई पहचान नहीं थी। मोदी जी जब से आए हैं तो हम महिलाओं को ये मिला है कि जो भी आजकल मिलता है हमारे नाम से मिलता है, हमारे पतियों के नाम से कुछ भी नहीं मिलता है। मोदी जी ने कहा कि भाई इज्जत घर, जब हमें सुबह 4 बजे उठ करके ये बाहर जाना पड़ता था, वो अब हमें वो नहीं जाना पड़ता है। और आवास योजना की बात करें तो हमारे नाम पे होता है, ना कि हमारे पतियों के नाम पे होता है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आते हैं तो क्या रोजगार आपको, राशन मिल गया, गैस सिलेंडर मिल गया, शौचालय मिल गया, आयुष्मान मिल गया,
अब रोजगार की बात कर रही है, हमने कई महिलाओं से बात किया, आपसे भी मैं बात कर रहा हूं, तो रोजगार किस तरह का रोजगार आना चाहिए जिससे कि और महिलाएं सशक्तिकरण होगी, महिलाएं जो है वो अपनी उड़ान जो है वो खुद भर पाएगी। जिस तरह से ये महिलाएं जो घर से बाहर निकल के जो काम करने जाती हैं, उन महिलाओं को ऐसा योजना आए जो वो घर बैठे मतलब काम कर सके, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, घर घर में जाकर के काम करने की आवश्यकता ना हो। ऐसा मोदी जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी योजना लाएं जो वो महिलाएं घर पे बैठकर काम कर सकें। 10 सालों में तो हम लोग को बहुत कुछ मिला, जो चीज़ नहीं सोचे थे वो भी मिला। और गांव देहात में भी रोड नाली कोई नहीं सोचा था कि रोड जंगल झाड़ में बनेगा, मोदी सरकार सब कुछ बना दिए। हम लोग का आयुष्मान भी बना है, आयुष्मान से इलाज भी चल रहा है। आप ये बताइए कि पिछले 10 सालों में आपको क्या क्या फायदा मिला? राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, यही सब अभी मिला है। और क्या चाहते हैं यदि और हम लोग चाहते हैं कि घर का जो काम हम लोग बाहर जाकर करते हैं, हम लोग को अपना खुद का रोजगार घर में करें, वो चाहते हैं।